जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज इस सेशन में हम आंसर राइटिंग का कंप्लीट फॉर्मेट देखने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को कैसे एक इफेक्टिव आंसर में लिख सकते हैं उसे डील करने वाले हैं। तो पहले आपने ये सुना होगा कि इंट्रोडक्शन में आप कोड दे सकते हो, आप फैक्ट दे सकते हो, आप कोई डेटा, आप किसी क्वेश्चन के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा कि आप किसी स्टोरी के साथ, किसी थॉट के साथ, तो काफ़ी वेज होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने में। किस क्वेश्चन में हमें फैक्ट देना है, किस क्वेश्चन में हमें जो डिफाइन करना है, किस क्वेश्चन में हमें जो समरी देनी है, वो कैसे पता चलता है, उसे भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है बॉडी पार्ट। एक बढ़िया आंसर में बॉडी में कौन कौन सी ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में हमें लिखनी ही लिखनी है, जो जिससे हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो सके। उससे पहले जो बॉडी में लिखने से पहले आपके पास जो कंटेंट है उसे लिखने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्वेश्चन की डिमांड। अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को सही से समझा है, क्वेश्चन को डिकोड किया है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो सब पार्ट्स हैं, वो आपने अगर पहचान लिए हैं कि किस तरीके से हमने लिखना है, तो आपका जो बॉडी पार्ट है वो काफ़ी एनरिच होने वाला है। यूपीएससी में जो बॉडी पार्ट है उसमें हम मेनली जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वही डिस्कस करते हैं। और कंक्लूजन में एक बढ़िया कंक्लूजन कैसे लिखना है, और लास्ट प्रेजेंटेशन है जो आपकी लास्ट पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन को समराइज करने का। तो इसे पढ़ने के बाद ही एग्जामिनर ये डिसाइड करता है कि जो एस्पिरेंट है जिसने भी ये आंसर लिखा है वो कितने मार्क्स डिजर्व करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन को बैलेंस रखना है, ये हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे। अभी हम देखते हैं बेस्ट वे टू राइट यूपीएससी इंट्रोडक्शंस। यूपीएससी की जो आंसर में इंट्रोडक्शन है उसे हम कैसे बेस्ट बना सकते हैं, और यूपीएससी की इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं उसे देखते हैं। जैसे जो सबसे पहले है वो है, आप किसी भी आंसर में अगर आपके पास रेलेवेंट कोई टॉपिक के ऊपर जिसमें उसने क्वेश्चन पूछा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर वीमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन पूछा है तो आप यहाँ पे आपके पास बढ़िया कोट है तो वो दे सकते हो। दूसरा जैसे टॉपिक होगा एजुकेशन, एथिक्स एंड ऑनेस्टी, लीडरशिप इन पब्लिक सर्विस एंड ह्यूमन राइट। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं, अगर एग्जाम में इन पे क्वेश्चन आता है तो आपके पास पहले से ही बढ़िया कोर्स होने चाहिए। और जो वीमेन एम्पावरमेंट है और जो एजुकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एटलीस्ट 5 कोर्स इन दोनों के याद रखिए। टॉपिक की डिमांड की हिसाब से आप जो कोर्स रेलेवेंट होगा वहाँ पे अपने फिट करना है। तो ये था पहला पॉइंट, हम क्वेश्चन को कोड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा है फैक्ट और डेटा देके। यूपीएससी में अगर आपने कोई भी पॉइंट लिखा है, चाहे आपने इंट्रोडक्शन हो, चाहे बॉडी हो और चाहे कंक्लूजन हो, अगर आपने कोई भी अपना व्यू पॉइंट लिखा है तो उसको आपने जस्टिफाई नहीं किया है किसी पॉइंट, किसी फैक्ट और डेटा के साथ, तो आपका वो पॉइंट है वो अधूरा ही है। यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अभी जो ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो आपके पास जो भी बात आपने अभी रखी है उसका प्रॉपर डेटा और फैक्ट आपके पास होना चाहिए। जो ऑफिसर है वो फैक्ट और डेटा पे बात करते हैं। तो आपने अभी से ही ये हैबिट बना लेनी है कि हमने जो भी पॉइंट आंसर में लिखना है उसे जस्टिफाई करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल या फैक्ट हमें देना ही है। तो नीति आयोग और आरबीआई काफ़ी रिपोर्ट्स जारी करते हैं, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज भी होती हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स डेटा वो भी देते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड हंगर, जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं। इन पे अगर आप फैक्ट और डेटा के साथ शुरुआत करते हो तो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे सिंपल वे है वो है डेफिनेशन। ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है, एक कीवर्ड होता है। जैसे अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव ग्रोथ लिखा है तो आप उसे डिफाइन कर सकते हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको कुछ और पूछा हो। ठीक है, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। वैली कई बार वो पूछता है व्हाट इज, तो उसका मतलब वो हमने डिफाइन करना है, उसे हमने एक्सप्लेन करना है, वो इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में लिखना है। पहला अगर वो पूछेगा व्हाट और दूसरा वो पूछेगा डिफाइन। ठीक है, ये दो चीजें अगर वो पूछेगा तो आपने डिफाइन करना है। और जो तीसरी चीज है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसे आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ की जो सिंपल डेफिनेशन है
जो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ये डिफाइन किया है इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आपको रटी होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एथिक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या है इसकी आपको सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि हम आंसर में ज़्यादा इंट्रोडक्शन में सोचने का हमें समय ना हो, हम जल्दी से अपने आंसर को शुरू कर पाएँ। चौथा जो वे है वो है हिस्टोरिकल रेफरेंस। ये ज़्यादातर जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म हो गया, तो इसमें हम भी हिस्टोरिकल जो डेटा है या हिस्टोरिकल रेफरेंस है उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अदर जो पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में भी हम हिस्टोरिकल रेफरेंस से इंट्रोडक्शन शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो है फिफ्थ पॉइंट। आप इंट्रोडक्शन को करंट के साथ भी लिंक करके बता सकते हो। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी पूछता है वो करंट बेस्ड होते हैं, वो करंट अफेयर्स जो करंट इश्यूज जो न्यूज़ में चल रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, बहुत से ऐसे बिल्स होते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्ट्स हो गए, और कोई बहुत सी ऐसी जजमेंट्स होती हैं। और इसके अलावा जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। चंद्रयान 3 मिशन हो गया, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो करंट में चलती हैं तो उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो करंट से पूछा है तो उसको इंपॉर्टेंस हम करंट से ही दर्शाने के लिए हम अपने इंट्रोडक्शन में करंट डेटा जो करंट है उसके साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करना है ये आपको हमारे जो आंसर हम लिखेंगे उसमें दिखेगा। जब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिखेंगे, हम डेली एक मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें आपको करंट के साथ इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो सिक्स्थ वे है इंट्रोडक्शन लिखने का वो है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ। ये मोस्टली यूज होता है गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, और इसे हम एथिक्स के आंसर में भी इंट्रोडक्शन को शुरुआत करने के लिए लिख सकते हैं। तो जो सबसे जो वैलिड जो जस्टिफाइड पॉइंट्स होते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का रेफरेंस ही होता है। तो इनके साथ हम क्वेश्चन की डिमांड की हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल है। आपको कुछ इंपॉर्टेंस जो फंडामेंटल राइट्स और बीपीएसपीज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो रटे होने चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट 50 आर्टिकल्स आपकी टिप पे होने चाहिए। हम अपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन जल्दी से लिखने के लिए, ताकि हम अपना टाइम बचा सकें एग्जाम में, तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ शुरुआत करना बढ़िया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवंथ है कॉन्ट्रास्ट के साथ। कभी कभी वो अपने क्वेश्चन में जैसे ये टॉपिक लिखा है फास्ट जीडीपी ग्रोथ वर्सेस राइजिंग हंगर इंडेक्स, वो क्वेश्चन में ही पूछेगा कि जीडीपी तो ग्रो हो रहा है लेकिन हंगर इंडेक्स भी साथ साथ बढ़ रहा है, ऐसे क्यों? तो ये जो कॉन्ट्रास्ट रिलेशंस होती हैं जो क्वेश्चन में ही पूछता है, तो उसे ही समराइज करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट के साथ एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट एस्पिरेंट मानते हैं लेकिन ये ईजी है अगर आप इसे समझ पाए तो। ये काफ़ी टॉपिक्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनके ऊपर आप कॉन्ट्रास्ट के साथ शुरुआत कर सकते हो। ये कैसे करना है ये भी आप आगे आने वाले क्वेश्चन में देखोगे। कॉन्ट्रास्ट के साथ जो है वो एसेज को, ये एसेज में भी यूज होते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट है ये एसेज में भी शुरुआत करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो है 8th क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, स्टोरी से और किसी फिलोसॉफिकल थॉट के साथ। ये जो 3 चीजें हैं ये मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने एथिक्स के आंसर में ही यूज करते हैं। एथिक्स और एसेज, मोस्टली एसेज। हम इसे आपको जीएस के आंसर में भी इंप्लीमेंट कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन मार्क के साथ शुरुआत कर सकते हो, एक शॉर्ट स्टोरी के साथ शुरुआत कर सकते हो। शॉर्ट स्टोरी से आई मीन स्मॉल केस स्टडीज, ये करंट के साथ आप लिंक करके भी बता सकते हो जो स्टोरी है। और फिलोसफिकल तौर तो एथिक्स में आपको पता ही है काफी काम आने वाले हैं। तो ये कुछ 10 जो हमने देखे हैं अलग अलग वेज हैं जो इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए काफी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू राइट बेस्ट बॉडी इन यूपीएससी आंसर। तो यूपीएससी के बॉडी पार्ट को बेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेक दी क्वेश्चन। क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए। क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है ये आपको क्वेश्चन की डिमांड से पता चलेगा। क्वेश्चन की डिमांड होगी उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है। डिकोड करने के क्या क्या वेज हैं वो आपको हमारे आंसर्स में दिखेंगे।
हम इस चैनल पे डेली पीवाईक्यूज और करंट के क्वेश्चन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में जैसे आपने ऑफिशियल जो यूपीएससी की आंसर शीट होती है उस पर लिखने होते हैं। तो वहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को डिकोड करना सिखाते हैं, उसे ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप ये करना सीख गए तो उसके बाद आपके लिए स्ट्रक्चर आसान रहने वाला है। फिर तो आपने जो आपके पास कंटेंट है उसको जस्ट लिखना है। आप दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज सब हेडिंग्स। अगर आपने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन में वो मिनिमम 2 और 3 तो पूछता ही है। क्वेश्चन की डिमांड में वो 2-3 चीजें तो पूछेगा ही पूछेगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा जो बॉडी पार्ट में हमने लिखना है। तो सब हेडिंग्स के साथ लिखोगे तो एग्जामिनर को रीड करने में ईजी रहेगा। ठीक है, ये हमने 2 चीजें अभी डिस्कस की हैं। पहले हमने ब्रेक करना है क्वेश्चन को, उसके बाद जो उसने पूछा है उसे सब हेडिंग्स के साथ हमने कंटेंट के साथ हमें लिखना है। तीसरा है क्वेश्चन में जो हमारी अप्रोच रहनी चाहिए वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर आंसर में आपको ये डिमेंशन दिखानी है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल एंड एथिकल। तो जैसे 150 का वर्ड है तो हम उसमें ये सभी डिमेंशंस नहीं दिखा सकते, आपको ये पता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें अपने कंटेंट, जो हमारे पास इतना कंटेंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैक्सिमम पॉइंट लिखने के लिए हमें ये डिमेंशन दिखानी जरूरी होती है आंसर्स में। ठीक है, तो मल्टी डिमेंशन के साथ कैसे लिखना है ये भी आपको इस चैनल पे दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए काफ़ी जरूरी है, चौथा है डेटा एंड रिपोर्ट्स, जिसकी बात हमने पहले भी की है। जो फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, नीति आयोग हो गया, जो हमारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, सेंसस है, तो ये जो डेटा जारी करते हैं इनकी रिपोर्ट्स जो है, हम अपना जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसमें, जैसे इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज पे अगर क्वेश्चन है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हमें एक बेटर डेटा देती हैं जो हम अपने आंसर में अगर लिखते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो जस्टिफाई होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बिना तो आपका जो भी आपने लिखा है तो उसके साथ जो इवेल्युएटर है वो चेक कर रहा है तो वो आपके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने आंसर में ढेर सारी एग्जाम्पल्स लिखेंगे और एग्जाम्पल्स बड़ी नहीं लिखनी है, एग्जाम्पल्स ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक है, शॉर्ट एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। हमारा जो पॉइंट हमने लिखा है जस्ट उसको जस्टिफाई करने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल हमने देनी है। नेक्स्ट जो 6th है वो है फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, यूपीएससी में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, लेकिन यस, इसकी वजह से आपको यूपीएससी में क्रेडिट्स मिलते हैं। इसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एनहेंस होती है। इससे ज़्यादा 1 मार्क्स एटलीस्ट गेन करते ही करते हो। तो आपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स जरूर बनानी है अपने आंसर्स में। इस चैनल पे हमने आपको बताया है कि कितने टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं, आप उसे भी चेक करना। हमने एटलीस्ट 10 डायग्राम्स डील की हैं और उनका रोल बताया है कि कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन सी डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट जो 7th है वो है गवर्नमेंट की स्कीम्स। आपको जो भी आपने अपना पॉइंट लिखा है तो उसे आज सोल्यूशन में आप गवर्नमेंट की स्कीम्स दे सकते हो। जैसे कोई इश्यूज है उस पर क्वेश्चन है तो हम आंसर में दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट इसे डील करने के लिए ये स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका ये आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, ये भी इंसाइट हम अपने आंसर में देंगे। 8th है, आप मेंशन करिए कमेटीज और जजमेंट्स को। इससे आपकी जो ऑफिसर वाली क्वालिटी है वो आपके आंसर्स में नजर आएगी। ठीक है, 9th है जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड व्यू। आपने आंसर लिखते वक्त इमोशनल नहीं होना है, आप इमोशन के साथ आंसर मत लिखिएगा। हमारा जो पॉइंट है वो बैलेंस्ड रहना चाहिए। ठीक है, जो ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है वो एक बैलेंस्ड व्यू ही एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे आपको क्रिटिकल होना है ऐसा जरूरी नहीं है कि बैलेंस्ड व्यू ही जरूरी है, बहुत सी जगह पे आपको क्रिटिकल होना भी जरूरी होता है। क्या होगा वो भी हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट ईयर अभी उन्होंने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक का रोल क्या है फूड इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, तो वहाँ पे हमने बताया था कि उसका जो रोल है वो लिमिटेड ही है, आरबीआई का रोल लिमिटेड है, ऐसा हमने क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन के आंसर में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं यूज कनेक्टर्स। अगर आप पैराग्राफ्स में लिखते हो आंसर को तो उसमें आप कनेक्टर्स को यूज करना है, जैसे मोरओवर हो गया, हाउएवर, देयरफॉर, ऑन द अदर हैंड। एसेस में तो आप कनेक्टर्स यूज करते हो, इसका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ प्रेफर करते हो पॉइंट्स की जगह पे तो आपको कनेक्टर्स यूज करते हैं। इससे आपका जो फ्लो है जो आंसर का वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो 11th पॉइंट है लिंक इंट्रो एंड कंक्लूजन, मेंटेन फ्लो विद कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन,
बॉडी और कंक्लूजन है उसका फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो किसी और पॉइंट पे बात कर रहा है और आपका कंक्लूजन है वो किसी और इशू के बारे में बात कर रहा है, और जो बॉडी है वो चाहे आपने उन्होंने पूछा है लेकिन आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का लिंक नहीं है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12th पॉइंट, आपने अपनी लैंग्वेज को सिंपल एंड प्रिसाइज रखना है। यूपीएससी के आंसर में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज ही लिखनी है, आपको अब सिंपल लैंग्वेज और शॉर्ट लैंग्वेज ही लिखनी है। जितना सिंपल लिखोगे उतना जो इवैल्यूएटर होगा उसे समझने में इजी रहेगा, उतने बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम आंसर में अपनी लैंग्वेज सिंपल रखेंगे। आप जो मेरे आंसर्स देखेंगे उसमें आप देखोगे हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखते हैं, किसी भी जो भी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हम अपने आंसर्स में यूज करते हैं, वो बढ़िया है, उसकी वजह से आपको आपका जो आंसर है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और दूसरा है हम लैंग्वेज को काफी सिंपल रखेंगे। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी वजह से आप अपने जो बॉडी पार्ट्स है उसको एनरिच कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू राइट बेस्ट कंक्लूजन इन मेंस आंसर। तो सबसे जो सिंपल है, जो पहला पॉइंट है वो है आपको जो पूछा है क्वेश्चन में और जो आपने एक्सप्लेन किया है उसे जस्ट समराइज कर दीजिए और एक वे फॉरवर्ड दीजिए, ये सबसे ईजी है। दूसरा है आप जैसे हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ, तो हम जो एंड है जो समराइज कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के साथ भी हम एंड कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म और इंक्लूसिव ग्रोथ को। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिख सकते हैं, फेमस कोट के साथ, एथिकल मोरल मैसेज दे सकते हैं और जो आंसर है वो ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचर ओरिएंटेड रख सकते हैं। ये है सिंपल वे टू राइट बेस्ट कंक्लूजन इन द आंसर।